राम राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस भीषण रेल दुर्घटना के संदर्भ में बात करेंगे जिससे हर भारतीय को हिलाकर रख दिया, जिसकी चर्चा देश में नहीं दुनिया में हो रही है। 2 जून 2023 शाम को 7 बजे उड़ीसा के अंतर्गत बहनागा करके एक जगह है जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलोर से हावड़ा जा रही ट्रेन के बीच में भिड़ंत हुई, साथ में एक मालगाड़ी भी थी। उस दुर्घटना में अलग अलग संख्या बताई जा रही है। इतना समय बीत जाने के बाद भी दावा था कि 288 लोग काल के गाल में अस्त में समा गए। बताया जा रहा है कि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि उड़ीसा के मुख्य सचिव ने दावा किया कि 288 नहीं, कुल 275 मौतें हुई। लेकिन इसके उलट देश की पूर्व में रेल मंत्री रह चुकी और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मृतकों की संख्या को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारे अनुसार संख्या बढ़ रही है और रेलवे के अनुसार संख्या घट रही है। पर कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेल दुर्घटना के संदर्भ में जहां दुनिया भर से शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है, वही देश में इस मसले को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। सियासत के मूल में 2-3 बातें हैं। एक मूल बात इस संदर्भ में है कि जिस रेल मंत्री के द्वारा रेलवे के कायाकल्प का अब तक दावा किया जा रहा था, अश्विनी वैष्णव जिनका नाम है, जो अपनी योग्यता क्षमता के लिए बड़े पहचाने जाते हैं, उन्होंने बताया था कि रेलवे के अंदर का हम एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली को अब अपना लिए हैं जिसमें 400 किलोमीटर की दूरी पर ही ट्रेनें ठहर जाएंगी अगर सामने से कोई ट्रेन है। कवच नाम दिया गया कुछ साल पहले, लेकिन वो कवच धरा ही रह गया और दुर्घटना हो गई। अब बताया जा रहा है कि वो कवच कुल 65 इंजनों में ही लगा हुआ है और देश में ट्रेनें कितनी ही दौड़ रही हैं। तो फिर ऐसी तकनीक के संदर्भ में प्रचार प्रसार का फायदा ही क्या, जो सारी ट्रेनों को इतने समय बाद भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पर कवच को लेकर सवाल है। दूसरा, विपक्ष इस बात पर नाराज है कि अभी तक इस दुर्घटना की किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। उदाहरण दिया जा रहा है कि एक समय था इस देश में जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक लंबी सीरीज है देश में कि जब जब ऐसी भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं, जिम्मेदार मंत्रियों ने नैतिक रूप से उस दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पद छोड़ दिया। माधवराव सिंधिया भी एक नाम थे जिन्होंने विमान दुर्घटना के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था। पर इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद इस्तीफा देना तो दूर की बात, इस्तीफे की पेशकश भी कोई नहीं कर रहा। और जो लोग इस्तीफे के संदर्भ में आवाज उठा रहे तो कहा जा रहा है कि यह समय सियासत का नहीं है। पर वस्तुतः बात यह है कि आखिर इस्तीफा चाहिए क्यों, और इस्तीफा देने से क्या मृतकों के संदर्भ में कोई समाधान निकल जाएगा, यह भी सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्घटना के वास्तविक कारणों को लेकर असमंजस की स्थिति है। रेल मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि सिग्नलों के संदर्भ में कोई गड़बड़ हुई इसलिए ये दुर्घटना घटित हुई, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। अगर सीबीआई जांच की जरूरत महसूस हो रही है तो अभी से सिग्नल के संदर्भ में बात क्यों कही जा रही है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं। साथ ही जानना यह भी है कि आखिर इन पीड़ित परिवारों के भविष्य के संदर्भ में क्या देखभाल के संदर्भ में कदम उठाए जा रहे हैं, और भविष्य में ऐसी भीषण दुर्घटना ना हो इसके संदर्भ में क्या त्वरित स्तर पर कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी, यह भी सवाल है, क्योंकि तकनीक बहुत आगे बढ़ गई। तो ऐसे तमाम सवाल जो जुड़े हुए हैं उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय में संजीदगी के साथ सियासत से परे कुछ बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि राजनीतिज्ञ पारे की तरह है, यदि तुम उस पर उंगली रखने का प्रयास करो तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलता। जेन ऑस्टिन के द्वारा यह बात कही गई थी। वर्तमान में राजनीति का जो स्वरूप है और राजनेताओं का जो चरित्र है, ऐसा लगता है जेन ऑस्टिन ने समय से पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय की राजनीति क्या रहेगी और राजनीति कैसे रहेगी। इसको ध्यान में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री गोपाल मिश्रा जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं एआईआरएफ के। साथ ही हमारे साथ अनिल गोयल जी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और साथ ही इस विषय पर तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत अनुमा आचार्य जी से करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत मुखर है। राहुल गांधी अमेरिका से भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, पर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले उन बयानों पर एक दृष्टि डालेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। सुनिए। सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इनके उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो, राइट? दैट इज द फिनोमिना of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP. It's all of them. You listen to them. मैंने जब मिनिस्टर था, मैंने एंटी कॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था, एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। तो आप देख लीजिए, इसमें एंटी कॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। तो कुल मिलाकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। ममता बनर्जी बता रही है, मैं जब रेल मंत्री हुआ करती तब मैंने ऐसी डिवाइस के संदर्भ में काम किया था, वो डिवाइस लगी होती तो ये एक्सीडेंट ही नहीं होता। अब 10 साल से तो तकरीबन मोदी जी की सरकार है, 10 साल पहले से डिवाइस मौजूद थी, लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी? राहुल गांधी तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इन लोगों से तो कोई भी सवाल करो तो उसका उत्तर तो मिलता नहीं है। 50 साल पहले पे पहुंच जाते, उस समय ऐसा हुआ था। और अभी चैनलों पे दिखाया भी जा रहा है कि 1960 में ऐसा रेल हादसा हुआ था, 1970 में ऐसा रेल हादसा हुआ था, पर अभी हादसा क्यों हुआ है इस पर कौन बात करे? तो अनुमा जी मेरे साथ में है। तो अनुमा जी, मेरे तो 2 सवाल हैं। हादसा हुआ, हादसे के संदर्भ में सवाल उठाना तो ठीक, पर हादसे में जो लोग पीड़ित हैं उनके संदर्भ में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उनकी तरफ से मदद के कुछ हाथ बड़े हों, ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्या इसके संदर्भ में राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का कोई दिशा निर्देश? एक तो ये जानने में दिलचस्पी है। दूसरा, इस बात को लेकर कांग्रेस की भी नाराजगी है कि अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया, रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, ये बात तो सच है, पर उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए ये भी देश को जानना चाहिए, और जो लोग ये मांग कर रहे हैं उनको ये बात बतानी चाहिए। तो थोड़ा सा इस विषय के संदर्भ में अनुमा जी आपके माध्यम से अगर तथ्य आए तो हम इस चर्चा को विस्तार दें। हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम राहुल गांधी पर उंगली उठाने के लिए इतने आराम से तैयार होते हैं। पहले ही दिन की उनकी जो ट्वीट है उस पे आप देखिए, उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स को दिशा निर्देश पहले ही दिन दिए हैं। जैसे ही उस खबर का पता चला है, जो पहली ट्वीट आई है उसके बाद उसमें ही लिखा है कि कांग्रेस वर्कर्स वहां जाएं और काम करें, और वैसा हो भी रहा है। खड़गे जी ने भी वो कहा है। तो सबसे पहले कि सीधे एक उंगली राहुल गांधी जी की तरफ उठाने के बजाय हमको उनकी टाइमलाइन कम से कम देखनी चाहिए और कांग्रेस क्या कर रही है वो देखना चाहिए। तो ये तो आपने सवाल पूछा तो मैंने बताया। अब एक बात और है कि इस तरह के डिबेट को वैलिडेट करने के लिए ही आयोजित किया जाता है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि इस डिबेट में क्या होगा,
सियासत होगी, हम अगर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हाँ तो हम सब इसी देश के नागरिक ना, सिर्फ विपक्ष में ही तो हैं, लोकतंत्र में तो विपक्ष होता है ना, तो हम इसी देश के नागरिक हैं। और जो जाने गई हैं, जो ये भीषण दुर्घटना है, इससे हरेक के दिल पे प्रभाव पड़ता है, आघात लगता है। तो अब अगर इसके ऊपर डिबेट करके और सरकार को डिस्काउंट देने का प्रयास है तो क्या ही कहा जाए। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी आपने न्यूज पढ़ते समय छत्तीसगढ़ की एक न्यूज पढ़ी जिसमें एक किसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को मारने की घटना थी, और उसके बाद तुरंत आपने ये कहते हुए कहा कि जो जिला शिक्षा अधिकारी उसको निलंबित कर दिया गया है। इसे कहते हैं जवाबदेही। और ये जवाबदेही नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले दिन से नहीं है। चाहे कोई किसान को कुचल के चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसान आंदोलन में 700 किसानों की जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बिल्किस बानो के हत्यारे रिहा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गैर जिम्मेदार सरकार है ये हिमांशु जी। अगर आप बात करना ही चाहेंगे तो कई सारे आंकड़े आपको दे दूंगी, और जिन आंकड़ों में ना केवल तकनीक, जो कि सही कह रहे थे, ममता बनर्जी ने सही कहा, हमारे यहाँ से रेलवे मिनिस्टर जो राज्य मंत्री थे भक्त चरण दास जी थे उसी पीरियड में, तो उस समय ही इस तकनीक को विकसित करने की बात हुई थी 2009 से, यूपीए 1 में भी और यूपीए 2 में भी। लेकिन यहाँ पर इस सरकार ने तामझाम दिखा के 1 लाख करोड़ के बजट की तो बात की आज से 3 साल पहले, लेकिन खर्चा कितना किया? खर्चा तो किया ही नहीं। जो 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं वो भी रेलवे सुरक्षा संबंधी कारणों से नहीं किए, दूसरे ही कोड हेड में कर डाले। एक सीआरएस होता था, सीआरएस को पूरा निष्क्रिय बना दिया, जो रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम वाला जो एक डायरेक्टरेट था जो सिविल एविएशन में होता था। पहले की सरकारें हर किसी को क्रॉस चेक करने के लिए एक विभाग को दूसरे के ऊपर जिम्मेदार बनाती थी, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है 2018 की, जिसके अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उसकी ज्यादातर मेंबर्स ही भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तक कहा कि सीआरएस को निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए था। तो ये सरकार के साथ दिक्कत ये है कि जितने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जितनी पॉलिसी हैं, उन सबको धक्का देके बाहर कर देती है, तोड़ देती है, ये बता के कि हम ही ने सब कुछ शुरू किया, लेकिन अपनी तरफ से कोई टेक्निक बनती नहीं है। इस भारत में वंदे मातरम, भारत में सफर करने वाले लोग कम हैं हमारे देश में, लेकिन सारा ध्यान 75 शुरू करेंगे इसका ढोल पीटने में लगाया। लेकिन जो पुराने हमारे सिस्टम थे उनके रख रखाव के ऊपर खर्च क्यों नहीं हुआ? क्यों रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया है? पहले रेलवे बजट अलग होता था, आप भी चर्चा करते थे, आप तो उस समय के पत्रकार हैं, आपको तो मालूम है कि कैसे चर्चा होती थी, कैसे एक एक चीज के ऊपर जिक्र किया जाता था। अब उसको मिक्स कर दिया गया है, और जहां पर खर्च करने की बात है वहां कोई खर्च नहीं है। पूरा रेलवे महकमा वंदे भारत के उद्घाटन के उसमें लगा है। हमें कोई उज्र नहीं है कि वंदे भारत चले, हम बिल्कुल चाहते हैं कि चले, लेकिन कम से कम अपने सिस्टम को ठीक रखते हुए, लोगों की जानो माल की सुरक्षा करते हुए, अरे दिखाइए चमकता भारत, हमें नहीं कोई ऐसी कोई उसमें आपत्ति है, लेकिन कम से कम जानों के साथ खिलवाड़ करके तो मत करिए। जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट रफ्तार हो चाहे कोई भी हो, 0.16% का आंकड़ा है वो अचीव किया गया है, उससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया एफिशिएंसी में पिछले 10 साल में। जो एक लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट बनाया था उसका भी सत्यानाश हो रखा है। तो मेरा कहना यह है कि प्लीज ये डिबेट इस सियासत के लिए नहीं करिए कि बीजेपी को डिस्काउंट मिल जाए, इस सरकार को डिस्काउंट मिल जाए, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। कैसी बात कर रही है अनुमा जी, क्यों डिस्काउंट मिलना चाहिए? इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और इस डिबेट के अंतर्गत विपक्ष की आवाज रखने के लिए 3 लोग हैं, सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक व्यक्ति है। जानना तो यह कि किन किन बिंदुओं पर सरकार से सवाल किए जाने चाहिए। जैसे आपसे जानना चाहा मैंने कि रेल मंत्री को इस्तीफा क्यों देना चाहिए, आपने कहा इस सरकार में जवाबदेही का अभाव है, कोई किसी बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसके अलावा भी आप चाहेंगे कि कोई और बिंदु आपके पास में ऐसा है जिसके आधार पर यह सवाल तो उठे कि आखिर अश्विनी वैष्णव क्यों पद पर बने हुए हैं? एक। दूसरा, इस दुर्घटना के संदर्भ में आखिरकार रेलवे ने राहत की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए। और प्रधानमंत्री आपदा कोष से पीएमओ ने
मृतकों को 2-2 लाख रुपए के राहत की घोषणा की है। पर्याप्त लगता है आपको? आपको लगता है कि इस सहायता से उन पीड़ित परिवारों के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा जो इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके? इसके संदर्भ में कोई नजरिया अनुमा जी? कौन रखेगा इनकी बात, इनकी पीड़ा के संदर्भ में? और अगर आप इस पे मुखर नहीं होंगी तो फिर जाके फायदा क्या? यहां सरकार के लिए थोड़ी बैठे हैं, बैठे तो इसलिए है ना कि देश सोचे कि महज एक एक्सीडेंट नहीं होता है, इतनी जानें गई हैं, इन जानों के साथ कितने परिवारों पर सवाल खड़ा हो गया है, उस पर तो हमें और आपको बात करनी चाहिए ना अनुमा जी। मैं नहीं जानती कि पिछली बार जब मैंने बोला तो आपने कितना सुना, क्योंकि बीच में आपकी आवाज मुझे आना बंद हो गई थी जी। तो मैं नहीं जानती कि जो मैं बोलूंगी उसका कितना हिस्सा आपके चैनल तक पहुंचेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये जो सहायता राशि है, क्या आपको लगता है कि एक जान की कीमत सिर्फ इतनी होनी चाहिए? कम से कम मुआवजा 25 लाख रुपए होना चाहिए था, क्योंकि पूरी जिंदगी वो एक कमाऊ एक व्यक्ति चला गया है। तो हम नहीं जानते कि किस कदर महंगाई है। इतना भी नहीं कर सकते हम कि एक परिवार कुछ दिन अपनी रोजी रोटी जब तक वो स्टेबल हो जाए। और ये चीज, ये मांग की है कांग्रेस ने, अपनी प्रेस वार्ता के जरिए की है, आवाज उठाई है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कितनी मेरी बात आप सुनेंगे और कितनी यहाँ चलेगी। मेरा एक और बात कहना है कि यहाँ एक इतना बड़ा हादसा हुआ है। आपने देखा है किस तरह से लाशें एक उसमें लेकर जाई जा रही थी ट्रक में। अगर आप और हम अगर अभी तक नर पिशाच नहीं हुए हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि क्या होगी। आज मैं आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा नाराज भी हूं और इसलिए नाराज कि इस डिबेट को करके डिस्काउंट दे देंगे हम। पहले की सरकारों से हम सवाल पूछते थे, आज हम ये आपके शुरू में आपने चर्चा में कहा कि अगर उनके इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा। अरे इस्तीफा का अर्थ होता है जिम्मेदारी। इस्तीफा का अर्थ होता है कि आप उस चीज से जुड़े थे। इस्तीफा का अर्थ होता है कि आप उस पूरे अधिकृत रूप से जिस सेवा से जुड़े थे उसमें इतनी कोताहियां हुई तो आपको शर्म आई। और अगर वो इस्तीफा भी नहीं देते और इसको हम डिबेट बना के इसको डाइल्यूट करते हैं तो हम नहीं जानते कि हम इन डिबेट्स का करेंगे क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 बातें करें और बाद में विपक्ष को कह दें कि वो सियासत कर रहा है। इस देश में 1100 ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, सीएजी की रिपोर्ट है और वो 2021 तक की रिपोर्ट है, 17 से। इतनी ज्यादा लापरवाहियां, कैजुअल कंडक्ट, ये सब से अगर डिस्काउंट करना है तो आप हमको बुला के ही सवाल ना पूछे। नहीं तो अगर आपको हमारे साथ अपनी आवाज जोड़ के ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे, ये अनुमा जी का कहना है। मेरे पास उत्तर लेने के लिए अनिल गोयल जी मौजूद हैं। और अश्विनी वैष्णव अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनका बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, यह सवाल भी तो साथ में जुड़ जाता है। तो अनुमा जी के पास तो कारण है ये मांगने का कि अश्विनी वैष्णव इस्तीफा इसलिए दें क्योंकि वह इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। उनके पास जिम्मेदारी है कि रेल सुरक्षित तरीके से दौड़े, उसके यात्री सुरक्षित रहे। वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें पद छोड़ना चाहिए। अब अनिल गोयल जी आप बताइए, जब अश्विनी वैष्णव से यह सवाल किया गया तो अश्विनी वैष्णव ने मासूमी से कह दिया ये समय सियासत करने का नहीं है। जब भी कभी ऐसा मसला आता है, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपना बचाव ये दलील से ही करते हैं ये समय सियासत का नहीं है। तो अनिल जी आप बताएं ना, सियासत का समय कौन सा होता है, हमें भी तो पता चले। वो घड़ी, वो क्षण, वो अवसर कौन से होते हैं? मंसू जी जी, निश्चित तौर पर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई मारे गए हैं, घायल हुए हैं, ये सही मायनों में उनकी पीड़ा को कम करने का समय है, उनके साथ खड़े होने का समय जी। और ये वाकई भी बहुत दर्दनाक घटना है, इसमें कहीं तक कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि दुर्घटना के फौरन बाद जिस तेजी से सरकार ने तेजी से चाहे रेल पटरी ठीक करना हो, चाहे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, या जो भी उन्होंने काम करना है, पूरी तेजी से उन्होंने काम करा है जी। और जिस तरीके से वहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, हमारे रेल मंत्री वहां पर गए हैं और सभी को जो सख्त से सख्त निर्देश देने थे दिए। एक बात अब ये कह रहे हैं कि रेल दुर्घटना वो
दुर्घटना पहले भी होती थी और रेल दुर्घटना अब भी होती है। आज देखने का विषय, पहले जो रेल दुर्घटना होती थी वो 10 लाख किलोमीटर पर 10 लाख किलोमीटर ट्रेन चलने पर 0.10 जी दुर्घटना होती थी 2017 से 2014 से पहले। जी 2013-2014 से पहले 0.10, और अब जो ही है वो 0.03 हो रही है। जी इसका मतलब ये है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से पहले से हमें सुधार है, 100% सुधार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हम इस सुधार को भी काफी नहीं मान रहे, ना काफी मान रहे। ये दुर्घटना बहुत दर्दनाक दुर्घटना है, लेकिन हमको एक पक्ष ये भी देखना पड़ेगा कि पहले के मुकाबले पर इस बार रेल में कितनी अधिक तरक्की करी है, चाहे रेलवे स्टेशन का मामला है, चाहे सिग्नल्स का मामला है, चाहे जो मतलब जो रेल चलती है और वो जो फाटक होते हैं, पहले मानव रहित फाटक होते थे, तो मानव रहित फाटक ना हो, मवेशी रेल पटरी पर नहीं आए, सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से जो सरकार माफ कीजिएगा गंभीरता से अनिल लग गोयल रही जी, है। कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग। इस दुर्घटना के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी है अनिल जी? कोरोमंडल एक्सप्रेस जब जा रही थी बालमोर और भद्रक के बीच में, तो वो टकराती है एक मालगाड़ी से। दो ट्रेनों की भिड़ंत हो चुकी है और उसके 15 मिनट बाद बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही है और वो उस टकराई हुई ट्रेनों से टकरा रही है। इसके बाद आप हमें यहां पे बता रहे हैं कि तकनीक हमने इतनी बेहतर कर ली है, फाटक ऐसे कर लिए हैं, इतने किलोमीटर पे ये हो रहा है। ये दो ट्रेनों के बीच की भिड़ंत नहीं, 3 ट्रेनों के बीच में भिड़ंत है, जब आपने सुरक्षा के बड़े चमत्कारिक इंतजाम किए हैं। रेलवे के संदर्भ में आपकी प्राथमिकता यह है, जिसके कारण अनुमा जी आज हमें कटघरे में खड़ा करने में सफल हो रही हैं, कि पहले रेलवे के संदर्भ में बजट अलग होता था, रेलवे प्राथमिकता का विषय होता था, रेलवे के अंतर्गत क्या प्रावधान हो रहे हैं, क्योंकि इस देश की जीवन रेखा रेल है, उसको लेकर बात हुआ करती थी। आपने क्रांतिकारी बदलाव केवल इतना किया कि देश रेलवे पर कहीं बात ही ना कर ले, इसलिए रेल बजट के प्रावधान को ही खत्म कर दिया। और आज इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आप इसके साथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आंकड़े बता दूं, पहले 0.10 पे एक्सीडेंट हुआ करता था, अब 0.03 पे होता है। तो क्या कहें, इन 288 लोगों की किस्मत खराब थी साहब, इसलिए मारे गए, नहीं तो आजकल एक्सीडेंट तो होता नहीं है। इस दलील के साथ चले, या आपको इस बात पर शर्मिंदगी है कि वाकई हमें अधिकार है तकनीक के स्तर पर अपने सुधार को, कि 2 ट्रेनें टकराई हुई हैं और एक तीसरी ट्रेन आकर उससे टकरा जाती है, इसके बाद में भी रेल मंत्री कहीं अपना खिन्नता व्यक्त नहीं कर रहे, शर्मिंदगी व्यक्त नहीं कर रहे, और आप भी इसके सहमति की बात कर रहे हैं। हिमांशु जी, ये नहीं है। आप अगर जहां तक है पूरी सीबीआई की जांच भी रेलवे नहीं करी है कि भी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी, और जो भी दोषी हैं वो निश्चित तौर पर पहचान भी लिए गए हैं, और सीबीआई जांच में किसी भी दोषी को ना बख्शा जाए, हर एंगल पर इसकी जांच हो। हम किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे, और हम निश्चित तौर पर जो दोषी होंगे उनको सजा भी दी जाएगी। ये नहीं है कि दोषियों को बख्श दिया जाएगा। और जो हमारी अनुपमा बहन की बात कह रही थी, अब आप अगर पीछे नहीं जाते तो कांग्रेस के राज में क्या क्या नहीं हुआ। अगर हम उस डिबेट में जाएंगे तो इतनी लंबी डिबेट हो जाएगी, विषय भटक जाएगा। मैं विषय को नहीं भटकाना चाहता, मैं सिर्फ ट्रेन पर ही रहना चाहता हूं। और ये जो पंचवर्षीय योजना का 1 लाख करोड़ रुपए था, इसके में बाद भी 45,000 करोड़ और इसमें जोड़ा गया है कि रेलवे सुरक्षित रहे, और रेलवे सुरक्षित रहने के लिए हम अपने कदम तो आप एक बार बताओ गोयल साहब, एक सवाल आपसे और करता हूं, अनुमा जी भी हस्तक्षेप करने जा रही हैं और मुझे आगे भी बढ़ना है। 1 लाख करोड़ पहले था, 45,000 करोड़ और जोड़ दिया, इतना लाख और हजार करोड़ आपके पास पड़ा है, और आपकी गलती से, आपकी चूक से, आपकी भूल से 288 लोग जान गंवा दिए। उनको देने के लिए केवल 10 लाख है आपके पास में प्रति परिवार। जब आपके पास 1 लाख करोड़ और 45,000 करोड़ और है, तो अनुमा जी मांग कर रही हैं अपनी पार्टी की ओर से 25 लाख तो कम से कम मिलना चाहिए। नहीं दे सकते। जो व्यक्ति मरे हैं या जो व्यक्ति इसमें दुर्घटना के शिकार हुए, वो निश्चित तौर पर पैसों से उनकी भरपाई नहीं होनी। ये तो जो भी उनको पैसा सरकार अपने नियम के अनुसार दे रही है,
और जो उसको देना चाहिए, और विपक्ष का काम है मांग करना। ये 25 लाख की मांग करें, 50 लाख की मांग करें, इन्हें किसने मना करा? लेकिन सरकार जो फैसला लेगी हर पहलू पर ध्यान करके लेगी फैसले। और हम एक बात फिर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। और आपने एक बात और देखी होगी कि हमने कहा कि ट्रेन जो है, पटरी जो है बुधवार तक चालू हो जाएंगी, लेकिन सोमवार को ही हमने उस पर ट्रेन ठीक मरम्मत करके, पटरी मरम्मत करके और ट्रेन को चला दिया है। किस तेजी से हमने उसको ठीक करा है और जिस तरीके से जिस ट्रैक सोमवार को ही चल दी, 51 घंटे में चल दी, बधाई हो आपको। पर जो 288 परिवारों की जिंदगी रुक गई, उसे चलाने के संदर्भ में आपने कह दिया विपक्ष कुछ भी कहता रहे, मांग करता रहे, नियमों के अनुसार ही होगा। अगर नियमों के अनुसार ही होना है तो फिर जाकर रेल मंत्री को घोषणा क्या करनी है? नियम ही होगा ना कि कोई भी दुर्घटना में मारा जाएगा तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। फिर रेल मंत्री को घोषणा क्यों करनी है? क्यों रेल मंत्री ने कहा था थोड़ा इंतजार कीजिए, हम पैकेज का ऐलान करेंगे? हिमांशु जी, जो पीड़ित होता है तो उसको आंसू पूछने के लिए जी सरकार हमेशा देती है, कुछ ना कुछ देते घोषणा करती है जी। सरकार ने कोई नया काम नहीं करा जी। इससे पहले भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं और उन दुर्घटनाओं के अंदर मुआवजे डिक्लेयर हुए हैं, तो ना उन सरकार ने एहसान करा, ना इस सरकार ने एहसान करा। हम तो सिर्फ ये है कि उनके साथ खड़े हुए हैं, जो घायल लोग हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। तो अनिल जी का कहना है कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। मुझे इसे विस्तार देने के लिए टीएमसी की तरफ से मौजूद है विजय उपाध्याय, उनके पास जाना है, लेकिन उससे पहले अनुमा जी कोई हस्तक्षेप कर जा रही है, एक बार उनकी बात सुनते हैं। जी अनुमा जी, क्या हुआ? दो ही चीजें हैं। बचपन में पढ़ते समय सुना था, दिल का पत्थर हो जाना जी, आंखों का पानी मर जाना, ये सब कहावतें पढ़ी थी। आज देख रही हूँ आपके चैनल पे जी, और वो उस पीढ़ी के व्यक्ति से देख रही हूँ जिसके समय में ये सारी चीजें होती थी। जी। तो एक तो ये बात है, और दूसरी चीज ये है कि आपको शायद मालूम नहीं है कि जहां दुर्घटना हुई वहां का जो एक एम्स नाम का जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। 200-250 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर ले जाया गया, कुछ लोग रास्ते में दम तोड़ बैठे। तो ये कहना कि उनको बहुत अच्छे से और हमने ये किया वो किया, वही तो कहा, आंख का पानी मर जाना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना भी, बस इससे ज्यादा क्या कहूं। अनुमा जी काफी नाराज है, पर मेरे साथ में विजय उपाध्याय जी हैं। ममता बनर्जी की शिकायत अनुमा जी से भी ज्यादा है। ममता बनर्जी का कहना है कि कमाल हो रहा है, रेलवे के अनुसार मृतकों की संख्या घट रही है, और ममता बनर्जी कहना है हमारे अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तो थोड़ा विजय जी बताएं ना, क्या है मसला? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ जी, तब से ममता बनर्जी एक्टिव हो गई। उन्होंने मानस भुइयां, हमारे कैबिनेट मंत्री पश्चिम बंगाल के, और डोला सिंह एमपी, और डॉक्टर्स की टीम को शाम को ही, रात को ही रवाना किया उड़ीसा के लिए, और सुबह वो खुद पहुंच गई। टीवी ने, आप लोगों ने सब दिखाया। ममता बनर्जी जी ने जो रेल मंत्री के सामने खड़े हो गए जी, और जब वो ममता बनर्जी गई तो अपने संग में 70 एम्बुलेंस और ले गई और 50 डॉक्टर और 75 और मेदिनीपुर हमारे बगल में जी, जो जिला है वहां का डीएम, एडीएम और कार्यकर्ताओं को लेके उड़ीसा गवर्नमेंट के संग में कंधा से कंधा मिला के राहत का काम करने का उन्होंने काम किया। लेकिन रेल मंत्री आए, माननीय प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री प्रेस में खड़े हुए, उन्होंने धन्यवाद दिया उड़ीसा गवर्नमेंट को, उन्होंने धन्यवाद दिया उड़ीसा की जनता को, रेलवे कर्मचारियों को, लेकिन ममता बनर्जी का नाम लेना भूल गए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, लेकिन वो भूल गए। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो इतिहास जो है वो बदल रहे हैं, बदलने का काम वो कर रहे हैं। जो दोष कांग्रेस का 70 साल पहले ये किया, नेहरू जी ने किया, तो उसने ये किया, तो इंदिरा जी ने ये किया, तो राजीव गांधी जी ने ये किया, खाली कहानी सुनाते हैं। लेकिन आप चले जाइए पीछे,
रेल जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन मांग रही हैं 25 लाख, जी ममता बनर्जी जब कैबिनेट मंत्री थी, आपको याद होगा हिमांशु जी, कि उन्होंने 10 लाख के संग संग प्रत्येक अफेक्टेड लोग जिनके परिवार के लोग मारे गए थे रेलवे में नौकरी दी। जी आप नौकरी दीजिए, कम से कम जो लोग मरे हैं 288 लोग आप बता रहे हैं, जी और जो ममता बनर्जी कह रही है कि अंक बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ 62 तो बॉडी बंगाल में भी आई है जी और 150 लोग लापता है, ना हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, ना बॉडी के वहां चिन्हित हो पा रहा, तो बढ़ ही रहे ना, वो कहाँ गए 150 लोग? जी। तो ममता बनर्जी ठीक ही बोल रहे हो, ममता बनर्जी लेकिन दिक्कत है इसमें विजय जी, दिक्कत इस बात की है कि रेलवे ने कहा कि 288 लोगों की मौत हुई है, और नवीन पटनायक के नेतृत्व में जो उड़ीसा की सरकार है, उस सरकार के मुख्य सचिव का कहना है हमने एक एक शव को गिना है, कुल मौत 275 लोगों की हुई है। भाजपा की सरकार नहीं है उड़ीसा में, सरकार है नवीन पटनायक की। उनका 288 पे भी इंकार है, 275 उनके अनुसार आंकड़ा है, और ममता बनर्जी जी का कहना है कि आंकड़ा तो छुपाया जा रहा है, आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो सच किसको माने? 150 लोगों का माने खोज कर रहे हैं बंगाल के लोग जी, उनका न जिंदा पाए गए हैं वो लोग जो रेल में सवार थे, 62 लोगों की बॉडी मिली है जी लेकिन 150 लोग जो है हमारे यहाँ रिपोर्ट किए बंगाल गवर्नमेंट में जी कि हमको बताइए हमारा आदमी कहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है कि मारा गया। वो लोग परेशान है, उड़ीसा में घूम रहे हैं हॉस्पिटल में, बॉडी कहाँ वहां जाके घूम रहे हैं। हमारे यहाँ भी उनके बंगाल में भी नहीं, मैं तो आपकी बात को मान रहा हूं विजय उपाध्याय जी। मेरा जानना यह है कि ये आंकड़े घटाने की साजिश में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या बीजू जनता दल की सरकार भी शामिल है? क्या उड़ीसा सरकार की भी मिली भगत है? क्या वो भी इस आंकड़े को घटाने के लिए बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है? मंत्रालय के लिए बोलूंगा जो बोल कि रेल मंत्रालय पूरे तरह से इसको जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार की रेलवे है, ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। ममता बनर्जी जो खड़े होके कह दिया जी हिमांशु जी कि एंटी कॉलिशन डिवाइस हमने बना के हम गए थे, वो इस गाड़ी में नहीं लगी थी। अब देखिए रेल मंत्री ने माना जी कि मानो इसमें जड़ित है जी, ये सीबीआई इंक्वायरी कहां से करेगी जी, ये टेक्निकल विषय, रेल का विषय, कहाँ सिग्नल का गड़बड़ी है कि ट्रैक का गड़बड़ी है कि मानो इसमें जड़ित है। आपने स्वीकार किया, आप जब प्रेस के सामने आए, लोग यही सोच रहे थे कि आप चिन्हित करके उनको दंडित कीजिएगा और घोषणा कीजिएगा, ये आपने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी। इसका मतलब आप दबाना चाहते हैं। सामने है 2024 का इलेक्शन, ममता बनर्जी की बात मिल जाती, जो ममता बनर्जी ने कहा था कवच आपका कहाँ गया, कवच आप बोले हम ले आए, और उसके बाद 22 में कैग ने आपको 20 पॉइंट पे कहा कि यहाँ सुधार कीजिए। तो बीजेपी के हमारे अनिल गोयल जी बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ फिर 45,000 करोड़ और दे दिया, तो गया कहाँ भाई साहब? तो गया कहाँ, ये विजय गोयल जी का सवाल है। लेकिन मेरे पास में सवाल है प्रेम कुमार जी के लिए। प्रेम कुमार जी, क्या देख पा रहे हैं आप इस पूरे मसले पर? क्या वाकई इस देश के सियासी दल, चाहे वो सत्ता में या विपक्ष में है, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं या अपने हितों के साथ अड़े हैं? ये मेरा आपसे सीधा सवाल है प्रेम कुमार जी, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, हमें अनुमा आचार्य जी ने तो बड़ा ऐसी स्थिति में डाल दिया कि इस डिबेट में कैसी अपनी बात रखूं, कैसे अपनी अहमियत साबित करूं, कैसे जरूरत साबित करूं और कैसे ये डिबेट फ्रूटफुल हो। बहुत तरह के मनोभाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके बाद जो मेरे मन में प्रतिक्रिया बन रही है वही प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं जी। देखिए, हमला चाइना करेगा तो इस्तीफा रक्षा मंत्री देंगे, चाइना गलती करेगा इस्तीफा रक्षा मंत्री देंगे, ये सीधी सी बात है जी। भाई, दिल्ली में दंगे होंगे, मणिपुर जल रहा होगा, तो ये सारी चीजें देश विरोधी लोग करेंगे और इस्तीफा गृह मंत्री देंगे।
देश विरोधी तो बीजेपी के लोग होते नहीं, देश विरोधी तो भाई विपक्ष के ही लोग होंगे, तो इस्तीफा क्यों देंगे गृह मंत्री? रेल में दुर्घटना हो गई, अब रेल दुर्घटना हो गई, लोग मारे गए, तो देखिए इससे पहले क्या है कि कारण को ही खत्म कर देना चाहिए। भाई बेटियां बैठी हुई हैं, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, तो गिरफ्तारी के कारण को खत्म करो, पहले सारा फोकस पॉक्सो एक्ट को ही खत्म करने में लगा दो, गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सीडेंट हुआ है, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये सवाल के कारण को ही खत्म कर देते हैं। सीबीआई जांच बिठा दो। अब सीबीआई जांच का मतलब क्या है? एक्सीडेंट के अलावा कई कारण होंगे, वो देश विरोधी साजिश होगी, कुछ लोग जो है देश के खिलाफ काम कर रहे होंगे, नक्सली हो सकते हैं, देश विरोधी हो सकते हैं, और देश विरोधी में ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं, उनमें से कोई राहुल गांधी के साथ बैठा होगा, फोटो कहीं मिल जाए तो वो एंगल सामने आ जाएगा और एक्सीडेंट जो है देश विरोधी साजिश में बदल जाएगी। तो इस्तीफा रेल मंत्री क्यों देंगे? साजिश करेंगे दूसरे लोग, सीबीआई उसको निकालेंगे, और जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरह से इस्तीफा तो बीजेपी के शासन में होता ही नहीं है। कभी सुना आपने कि किसी ने इस्तीफा दिया हो? तो इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं होता। हमने आपके उस प्रश्न का उत्तर दिया है हिमांशु जी, जो आपने शुरू में अनुमाचार्य जी के पास रखा था, इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, इसीलिए नहीं देना चाहिए वैष्णव जी को। जी, तो कुल मिलाकर आपने डिस्काउंट दे दिया सरकार को। अनुमा जी का ऐसा आरोप था कि यह सवाल इसलिए पूछा गया, लेकिन हम इसे थोड़ा गंभीरता के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जब भी ऐसी मौतें होती हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, हर मौत के एवज में मुआवजा अलग क्यों होता है? हवाई जहाज की दुर्घटना में मारे जाओगे तो आपको 50 लाख मिलेंगे, रेल में मारे गए तो तुम्हें 10 लाख मिल गए, इसे एहसान मान लो। ये मौतों का मध्य प्रदेश में अगर मरोगे तो मुआवजा इतना मिलेगा, दिल्ली में मरोगे तो मुआवजा इतना मिलेगा। मतलब पीड़ित परिवार इस बात का ही मातम मनाता रहे कि हाय हम उस राज्य में क्यों ना मरे, हमारे परिजन, कम से कम इतना मिल जाता। थोड़ा इस विसंगति के संदर्भ में भी तो कुछ बताइए, क्यों इसके संदर्भ में सरकारें इतनी कृपण हो जाती हैं? वो सरकारें जो बताती हैं जो कुछ भी कर रही हैं हमारे लिए कर रही हैं। देखिए हिमांशु जी, एक गंभीर मरता है तो उसको मुआवजे में कटौती कर दी जाती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का उत्तर आज तक देश में किसी शासन ने, किसी सरकार ने खोजा नहीं है जी। और अब क्या है, अब मुआवजे की राशि एक अलग रूप लेती हुई दिख रही है जी। अब मुआवजा जो है अकाउंटेबल मत ठहराओ, इसलिए मुआवजा देने की प्रवृत्ति भी डेवलप हो रही। बहुत जल्दी मान लेंगे, अभी कांग्रेस जोर से डिमांड करे 25 लाख भी मान लेगी सरकार, केवल इस्तीफा मत मांगो, मुआवजा चाहे जितना मांगो जी। ये इस मोड में सरकार आने वाली है। तो हमें ये देखना होगा कि ये दुर्घटना हुई क्यों। अभी अनिल गोयल जी कह रहे थे 1 लाख करोड़ 45,000 करोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं द्विवेदी जी कि 1 लाख करोड़ तो 5 साल का बजट था, 2017-18 में तय हुआ था जी। और उसके बाद हर साल 20,000 करोड़ और उसमें 5,000 करोड़ रेलवे को देना था, 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। पिछले 3 साल से 1 रुपया रेलवे सुरक्षा कोष में खर्च नहीं हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। अनिल गोयल जी कान खोलकर सुन ले, जब आप रेलवे संरक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना कैसे रोकेंगे? क्या जवाब है इस बात का कि आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया 3 साल से, ये कहते हुए कि रेलवे ने 5,000 करोड़ नहीं दिया इसलिए हमने रेलवे सुरक्षा पे आपने कोई खर्च ही नहीं किया। प्रेम कुमार जी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, मुआवजा क्या होना चाहिए इस पर भी सवाल उठ रहा है। और मुआवजा पैसे की शक्ल में होना चाहिए या मुआवजा भावी जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में होना चाहिए, जो बात हमें विजय उपाध्याय जी ने कही थी कि उस दौर में मृतकों के परिजनों को नौकरी दी गई थी और इस समय पर भी कई ऐसे परिवार होंगे जिनके यहां आजीविका का साधन ही चला गया होगा। उनके संदर्भ में ये 10 लाख रुपए क्या काम आएंगे? उन्हें महीने की आमदनी चाहिए और वो आमदनी नौकरी के एवज में ही सुरक्षित हो सकती है। क्या इस पर विचार होगा? सवाल है। लेकिन मेरे पास सवाल इससे भी ज्यादा गंभीर है शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो महासचिव है AIRF के, और उनसे जानने में दिलचस्पी है रेलवे का फोकस किस पर है? आप देख रहे हैं सुरक्षित यात्रा के संदर्भ में
या रफ्तार भरी यात्रा के संदर्भ में? ये जानने में दिलचस्पी जैसे बोल रहे हैं, कहां काम कर रही है रेलवे, जल्दी से जल्दी आपको कहां पहुंचाए, इसके संदर्भ में है। पर उसके संदर्भ में नहीं है जो तमाम रस्तों पे लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली, ये सड़क के संदर्भ में लिखा था, रेलवे के संदर्भ में रफ्तार रफ्तार और रफ्तार। थोड़ा श्री गोपाल जी बताएंगे क्या? श्री गोपाल जी आप उसे अनम्यूट कर लेंगे, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, तो हमने। आप बिल्कुल हिमांशु जी सही कह रहे हैं जी। हम बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे लिए स्पीड उतनी जरूरी नहीं है जरूरी, हम ये नहीं कहते हैं कि स्पीड जरूरी नहीं है, स्पीड भी जरूरी है। स्टेशन डेवलपमेंट उतना जरूरी नहीं है, हम स्टेशन को चमका देंगे, कुछ वो कर देंगे तो उससे जो है वो उतना कुछ नहीं होगा जी। हमारे लिए जो वंदे भारत ट्रेन है बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है और सबसे प्रायोरिटी है हमारी सुरक्षा जी। तो हमें सुरक्षा की तरफ से जब भी जो है वो आपकी दृष्टि हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। ये दुर्घटना वो अन्य दुर्घटनाओं से बिल्कुल अलग है जी। ये बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत भयावह घटना है और हम लोगों ने जितना अभी तक इसकी एनालिसिस कर पाए हैं अपने कर्मचारी साथियों के साथ मिलकर के, हमें लगता है कि इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये मैकेनिकल फेल्योर है या इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर है जिसे कहना चाहिए, और जो एक बात चल रही है इनमें साजिश भी हो सकती है, इसमें सबोटेज भी हो सकती है जी। क्योंकि इस तरीके से गाड़ी चली जा रही है और वो अचानक में जो है लूप लाइन में चली जाए, ये असंभव बात जो है वो इस दुर्घटना से सामने आई है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए। आज 13-13, 14-14 घंटा लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपनी गाड़ियों को चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि हम कोविड के पीरियड में भी 3000 लोग हमारे शहीद हो गए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी गाड़ी रोकने का काम नहीं किया, बराबर उसको रफ्तार देने का काम किया है। आज हमारे 3 साथी भी उसमें शहीद हो गए हैं, जो गाड़ी का ऑपरेशन कर रहे थे उसके भी पैर टूट गए हैं। तो हमको भी बड़ी पीड़ा है इस सवाल को लेकर के कि आखिर से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई क्यों। कवच का सवाल एक जरूरी सवाल है, एसीडी का सवाल एक जरूरी सवाल है, क्योंकि आपने 2012 में उसका पेटेंट करा लिया, आरडीएसओ से उसके वो हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वही जो है वो खरामा आप धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको जब टेक्नोलॉजी मिल गई, आपको सस्ती टेक्नोलॉजी मिल गई, इंडियनाइज्ड आपने उसको कर लिया, तो ये जो है वो ये नहीं कि कवच भी होता तो भी दुर्घटना हो जाती, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि अगर एसीडी होता तो डेफिनेटली ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी, और हमारी तो सरकार से भी बराबर मांग है, अभी मीटिंग्स होंगी उनमें भी सेफ्टी के सवाल को उठाएंगे और उनको कहेंगे इस बात के लिए कि हमारी गाड़ियां आबाद रूप से चले। 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल पे यात्रा करते हैं, तो उनको भी संतोष हो, कॉन्फिडेंस के साथ वो हमारी भारतीय रेल पे यात्रा कर सके। इसके लिए हमें सेफ्टी को दो विरोधाभासी बातें हैं। अनुमा आचार्य जी ने यहां पे मुद्दा उठाया कि रेलवे को इन्होंने प्राथमिकता का विषय ही नहीं रखा, इन्होंने रेल बजट का प्रावधान ही खत्म कर दिया। रेल बजट रहता था, उस पर विस्तार से चर्चा होती थी, देश का ध्यान भी जाता था, आने वाला समय कैसा होगा इस पर भी बात होती थी। दूसरी तरफ जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बताते हैं कि आजादी के बाद तो रेलवे पे ध्यान ही नहीं दिया गया, केवल बजट आता था पर रेलवे पे ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे पे ध्यान तो इन 9 सालों में दिया गया है। जितनी रेल लाइन 60 साल में नहीं बनी, उससे कहीं ज्यादा रेल लाइन बनाने की कोशिश इन 9 सालों में की गई है। जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी इन 9 सालों में लाने की कोशिश की गई है, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। रेलवे का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार रेलवे को तैयार किया जा रहा है। आप तो रेलवे की रग रग से वाकिफ है, इस दावे में सच्चाई कितनी, ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। थोड़ा बताइए ना शेखोबा जी। जहां तक दावे का सवाल है जी, ये तो सही है कि ये पिछले
गत वर्षों से बजट में बढ़ोतरी हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से बढ़ा है, रेलों की पटरियों की लंबाई भी तेजी से बढ़ी है, रेलों में जो ट्रैक रिन्यूअल का काम है वो भी बेहतर हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे सिग्नलिंग की व्यवस्था हुई है। लेकिन ये भी एक बात सही है कि कंजेशन जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा जी, और गाड़ियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी। इन सब चीजों के चलते हुए जो काम के घंटे हैं उनके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है जी। हमारी गाड़ियों के डिब्बे भी लंबे हुए हैं, जंबो जेट लगाने का काम हुआ है। लेकिन जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर हम एक ड्राइवर जिस समय डिब्बे में है उसको माना जाता है कि वो बिल्कुल हर इंद्रियों पे उसका काबू हो जाएगा, सामने गाड़ी लूप लाइन बंद करके गुजरने जा रही है और वो गाड़ी रोक लेगा, तो उसको तो बिल्कुल मान लेते हैं कि उसको बिल्कुल उसको कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल बैकफुट तो बैकग्राउंड तो देनी ही पड़ेगी। आज हमारे पास में स्टेशन मास्टर के पास में बैकग्राउंड है जी। आज हमारे पास में जो है वो दूसरे जो कर्मचारी काम करते हैं उनके पास में बैकग्राउंड है, लेकिन लोको पायलट के पास में कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो कोई बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और उसको रोकने का काम करे। तो ये जो हमारी जो है वो एसीडी वगैरह है, मैं समझता हूं कि उसी से एंटी कोलिजन डिवाइस अगर हम लोग यूज करें तो उससे ठीक है। दुनिया के दूसरे तमाम देश हैं उनमें एसीडी यूज हो रहा है, इससे महंगा एसीडी यूज हो रहा है। श्री गोपाल जी ने तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है और कमोबेश वो बात है जो ममता बनर्जी कह रही है एसीडी डिवाइस के संदर्भ में, पर रेल मंत्री तो उससे भी आधुनिक कवच के संदर्भ में कुछ बात कह रहे थे, पर कवच से ज्यादा फोकस वंदे भारत पर आया, ये देश को साफ तौर पर समझ में आया। पर अनुमा जी अब अपन बातचीत को निर्णायक मुकाम पर लेकर जाते हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व आप इस कार्यक्रम में कर रही हैं, सियासत नहीं करते, आगे क्या करें इस पर सवाल करते हैं। अब आगे क्या, इसके संदर्भ में आपकी मांग क्या? देखिए हिमांशु जी, एक तो मैं आपको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक विपक्षी पार्टी की आपने बात की, सबसे पुरानी, तो आपको ये बता दूं कि पिछले 3 दिनों से जो आपने एक सवाल शुरू में पूछा था, मैं अभी वही देख रही थी कि ओडिशा कांग्रेस की टाइमलाइन में लगातार रक्तदान से लेके लगातार वहां चेल्ला कौर जी और अधीर रंजन चौधरी जी वहां पे बने हुए थे, हमारे सरल पटनायक जी थे। तो ये तो बातें हुई कि राहत कार्य में अभी भी कोई घर में नहीं है, वो सारे लोग उसी जगहों पर और हॉस्पिटल्स में और उस जगह पर ही हैं कांग्रेस के लोग। एक तो वो हो रहा है। भविष्य की आप बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम तो इस सरकार के साथ हमेशा रहेगी कि भले ही आपने बजट बढ़ाया लेकिन हर चीज तो हौच पौच है। जो मंत्री होता है, कोई मंत्री किसी के विभाग के बारे में बात करता है, इसी तरह से ये बजट की अफरा तफरी करते हैं, जिस चीज का बजट होता है उस पर ना खर्च करके कहीं और करते हैं। तो इस सरकार को अनुशासनहीनता की आदत है, ऐसी अनुशासनहीनता जिसमें ना तो बजट ना कोई प्रक्रिया, किसी भी चीज को वो चलने नहीं देते। तो क्या हम तो डिमांड कर ही रहे हैं, हम लगातार आपके अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे आप दिखा रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जरा शर्म बाकी हो, पुराने उदाहरण देके कहा अगर थोड़ी भी लिहाज बाकी हो, थोड़ी भी नैतिकता बाकी हो तो इस्तीफा दो। तो वो तो बात कर ही रहे हैं हम। और उसके बाद जो सरकार के करने का काम है वो तो विपक्ष नहीं कर सकता ना, सरकार को ही इन सब सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा। पिछले 70 सालों में शताब्दी चली थी। अभी रेलवे के एक्सपर्ट थे, मुझे ताज्जुब हो रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन को उस समय चलाया गया था, और अभी ये वंदे भारत जिसके डब्बे 16 डब्बे की ट्रेन होती है, 8-8 डब्बे लगा के प्रधानमंत्री को हरी झंडी दिखाना है, उसका उद्घाटन करना है, केंद्र में बने रहना है। तो ये क्या तमाशा है, इसका तो हम विरोध करेंगे। पहले लोगों को मुआवजे मिले, जो सिस्टम पहले से एस्टैब्लिश है उनका रखरखाव का है, उनका मेंटेनेंस करना है, सरकार का पूरा ध्यान जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो केवल जिस समय जैसे मुख्यमंत्री बदलते हो वो मत करो, लेकिन दुर्घटना हुई, आज आपको जो पता धरता था उसे तो बदलना पड़ेगा, एक ज्यादा काबिल व्यक्ति को लाना पड़ेगा, एक ज्यादा काबिल व्यक्ति को लाए, ये कुल मिलाकर कहना है अनुमा जी का। पर मैं प्रेम कुमार जी आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या प्राथमिकता बदले जाने का समय आ गया है? निर्धारित समय में दुर्घटना रोधी
तकनीक हर इंजन को इसका टाइम बाउंड कार्यक्रम रहना चाहिए, या अगली ट्रेन शुरू हो रही है इससे तैयारी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, तकनीक सबसे बड़ी चीज है जी। हम ट्रेन की स्पीड लेकर जाएंगे, अगर हम ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते रहेंगे। ट्रेन की स्पीड तो 160 किलोमीटर वाली होती है, लेकिन चलाते हैं 60-100 की स्पीड के बीच जी। हम चला भी नहीं पाते क्योंकि पटरियां उसके लायक नहीं होती। और इसके अलावा मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन कई विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर बताना चाहता हूं कि ये जो स्पीड ट्रेनें चलती हैं तो छोटे छोटे स्टेशन खत्म हो गए जहां गाड़ी रुकनी बंद हो गई, तो वहां के जो पैसेंजर्स होते हैं वो पैसेंजर्स सड़क पर दुर्घटनाओं के अधिक शिकार हो रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा हो गई है, ये भी एक समस्या है। लेकिन हम पूरे ओवरऑल देखें, क्योंकि को रिलेटेड है, चाहे पूरा परिवहन जो है डिपार्टमेंट, चाहे सड़क का हो या रेल का हो या हवाई जहाज का हो, ये को रिलेटेड है। हम समग्र इंटीग्रेटेड पॉलिसी पर काम नहीं करते कि कैसे दुर्घटनाएं रुके, कैसे सहूलियत मिले और कैसे जान सुरक्षित रहे। तो हम इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया है आज तक। इस दिशा में सोचा नहीं गया। प्रेम कुमार जी का कहना है त्वरित सफर के स्थान पर सुरक्षित सफर प्राथमिकता बने, इस दिशा में सोचा ही नहीं जाता। हमारे साथ में है सम्माननीय गोयल साहब, क्यों नहीं सोच रहे गोयल साहब? आप इतनी जल्दी में क्यों है? आपके पास तो 2047 तक का समय है, फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों? वंदे भारत ट्रेन आप शुरू कर रहे हैं, हर हफ्ते खबर सुनते हैं, आज गाय टकरा गई, आज भैंस टकरा गई, क्योंकि आपने सुरक्षित तौर पर जो व्यवस्था बना दी थी वो तो बना ही नहीं। क्या कहते हैं आप, बदलेंगे प्राथमिकता? अब वंदे भारत शुरू करने के संदर्भ में काम चलता रहेगा, पर उससे पहले काम कवच टेक्नोलॉजी हर इंजन में लगे, इसको लेकर काम किया जाएगा। ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल हिमांशु जी, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है कि सबसे पहले सुरक्षा, और सुरक्षा के साथ हमें स्पीड से आगे बढ़ना है कि देश को भी हमें आगे बढ़ाना है। हम अगर कहीं भी, अगर चाहे वो सड़क का मामला भी प्रेम जी कह रहे थे, सड़क की बात कह रहे थे, हवाई जहाज की बात कह रहे थे, हमने इस सड़क मार्ग को भी जितना ठीक करा है, जितनी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जितने चौड़े सड़कें बनाई हैं, जितनी सड़कों की मरम्मत करी है, ये भी एक रिकॉर्ड है। ट्रेन में भी जो हमने विकास करा ये भी एक रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पर काम करने वाले से गलती होती है, मैं पीठ नहीं थपथपा पा रहा। ये निश्चित तौर पर जो गलती, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरी हमारी तरफ से कोशिश होगी कि ये चीज दोबारा ना हो। गोयल साहब ने इतनी बात कह के अपनी तरफ से बात को खत्म कर दिया है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं मुआवजे के संदर्भ में। 10 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया है मृतकों के संदर्भ में, क्या कहते हैं आप इसके संदर्भ में? क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाना है। 10 लाख का मुआवजा तो कोई मायने नहीं रखता है। जिसका घर का पति गया है, जिसका अर्निंग मेंबर गया है, उसके लिए इनका कोई वो नहीं है। रेल मंत्रालय ने पहले इस विषय को संज्ञान में लिया भी था, और किसी की भी दुर्घटना हो जाती थी तो उसको, या इवन पटरी पर कोई यूं भी कट जाता था तो उसके वार्ड को नौकरी देने की व्यवस्था थी। लेकिन जब से ये टिकट में 35 पैसे जुड़ गए हैं और ये इंश्योरेंस के खाते में चला गया है मामला, तब से जो है वो इस इशू को जो है वो बैक बर्नर पे छोड़ दिया गया है। मेरी समझ से ऐसी या किसी भी दुर्घटना में लोगों के वार्ड्स को नौकरी भी देना चाहिए, और जिनको जरूरत है उनको जो है वो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनको भरपाई हो सके, उनके आंसू तरीके से पूछ सके, उनके घर की गरीबी भी मिट सके। हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता, इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। तो अगर हम कुल मिलाकर इस बातचीत के निर्णायक बिंदु पर पहुंचे तो कुछ बातें निकल कर आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह बात अचंभित करती है कि जब तकनीकी दृष्टि से इतना उन्नत होने के दावे किए जा रहे हों, तब 3 ट्रेनें परस्पर टकरा जाए, यह अपने आप में उन दावों को पड़ताल की जरूरत को महसूस करती है, जो कहा जाता है कि हम बहुत उन्नत हो चुके हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि रफ्तार से कहीं ज्यादा सुरक्षित सफर सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। तेज रेलगाड़ियां चले, बुलेट ट्रेन चले, उससे पहले कहीं जरूरत उस तकनीक से लैस ट्रेन चले जो दुर्घटना के शिकार न हो,
क्या इसके संदर्भ में सरकार विचार करेगी? दूसरा, तीसरा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के संदर्भ में सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होना क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानती है? जो परस्पर एक दूसरे से टकरा गए, इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। और चौथी और निर्णायक बात यह है कि इस दुर्घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, उनके नुकसान की भरपाई तो किसी भी चीज से नहीं हो सकती, पर 10 लाख के एवज में अगर जिम्मेदारी से छुटकारा पाया जा रहा है तो ये न्याय संगत तो नहीं है। उन्होंने जान गंवाई रेलवे की कमी के कारण, रेलवे की गलती के कारण, रेलवे की खामी के कारण, तो उनका भावी जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि उन पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये 4 निष्कर्ष इस चर्चा के अंदर निकले हैं। क्या इन निष्कर्षों पर सरकार ध्यान देगी, ये आने वाला समय बताएगा। एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते उस आवाज को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर सकते हैं। हमारी कोशिश इन निष्कर्षों के रूप में प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और आप सभी मेहमानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो इस संजीदा चर्चा का हिस्सा बने। समय है अब आज के शेर का। जो सियासत इस पर होती है उसी को समर्पित हमारा शेर है, तो ये कहता है कि लहू से खेलते हैं सब फरिश्ते, कि लहू से खेलते हैं सब फरिश्ते, सियासत फातिहा पर चल रही है। खुर्शीद अकबर ने जो ये बात कही थी, ये बात देश की सियासत में लागू नहीं होनी चाहिए, पर हम इसे लागू हुए देखते हैं और उसको लेकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।